आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने कहा, पहले नॉर्थ ईस्ट मतलब बम बंदूक ब्लॉकेड था, अब यहां पहली मेड इन इंडिया चिप बनने को तैयार। नए वक्फ कानून पर बोले अवैसी, कहा संसद के सामने वाली मस्जिद सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ। मान सरकार का अपने ही एमएलए पर एक्शन, भ्रष्टाचार के मामले में किया गिरफ्तार। यूपी में इंडिया गठबंधन पर संकट, कांग्रेस सांसद की अखिलेश यादव को चुनौती, कहा हम भिखारी नहीं। हड़बड़ में रहना है तो 72 घंटे में भारतीयों समेत विदेशी छात्रों को पूरी करनी पड़ेगी 6 शर्तें। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर पूर्वी राज्यों में निवेश के लिए प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पिछले एक दशक के दौरान नॉर्थ ईस्ट में किस तरह बिजनेस, टूरिज्म, निवेश के मौके बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या फिर अशांति फैलाने वाले माओवादियों को निपटने के लिए हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आज नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के मौके मिल रहे हैं। साथियों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट के साथ बम, बंदूक और ब्लॉकेड का नाम जुड़ा हुआ था। नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता था। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। पिछले 10-11 साल में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है। 10,000 नौजवानों ने। आज नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए नए मौके मिल रहे हैं। मुद्रा योजना ने नॉर्थ ईस्ट के लाखों युवाओं को हजारों करोड़ रुपए की मदद दी है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बढ़ती संख्या। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी का दौर भी जारी है। वक्फ कानून पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुरुआत से ही विरोध में है। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। अब उन्होंने वक्फ कानून को लेकर कहा कि यह कानून कह रहा है कि हम उस मस्जिद को मस्जिद नहीं मानेंगे, सरकार की प्रॉपर्टी बना देंगे। संसद के सामने वाली मस्जिद सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या हमारी आस्था नहीं है? ये काला कानून है जो हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, हमारे आशुर खानों को, इमाम बाड़ों को हमसे छीनने के लिए बनाया गया है। आपने मुझसे कबल तमाम जिम्मेदार लोगों से उनके बसीरत अफरोज खिताबात के जरिए आपने सुना होगा कि कानून कैसा बनाया गया है। अगर कोई मुसलमान आदिवासी होगा तो वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा। वक्फ बाय यूजर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मुकदमे में वक्फ बाय यूजर को सुप्रीम कोर्ट ने फेल किया। आप उस फैसले के खिलाफ गलत तरीके से एक कानून बनाते हैं। आप खवातीन हैं। इस कानून में यह बात लिखी गई कि अगर कोई अपनी जायदाद को वक्फ अल औलाद करना चाहता है और वक्फ अल औलाद करेगा, तो मोदी की हुकूमत ये कह रही है कि बेटी का हक नहीं मारा जा सकता। अब आप खुद अंदाजा लगाइए
कि अगर कोई अपनी जायदाद को अल्लाह को उसका मालिक बना रहा है तो कहां बेटी कहां भाई, कहां बेटा कहां बेटी, कहां रिश्तेदार। मगर ये हुकूमत कहती है कि वक्फ औलाद आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आप ये बता ना दें कि बच्चों का हक नहीं मारा जाएगा। ये अजीब व गरीब बात है कि जायदाद मेरी है हिंदुस्तान की आइन की सेक्शन 300 के तहत। ये कानून ऐसा बना दिया गया कि जितने मसाजिद हैं पूरे मुल्क में आसार खदीमा के तहत, अगर वो प्रोटेक्टेड हैं, एंशियंट हैं, तो उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक आसार खदीमा बन जाएगा। आसार खदीमा के एक्ट ये कहता है कि उस जगह को जो आसार खदीमा के मातहत है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता उसकी तामीराती काम करके। बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस आरोप पर आक्रामक रुख तैयार की हुई है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हमलों के बारे में पाकिस्तान को पहले से ही आगाह कर दिया था। इसी बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और उन्हें 1991 में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए समझौते की याद दिलाई है, जिसमें किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी को एक दूसरे से शेयर करना जरूरी बताया गया है। ये 1991 का डॉक्यूमेंट है। जयशंकर जी उस वक्त तो कहीं न कहीं छोटे अधिकारी रहे होंगे। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार यानी 24 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके का दौरा करेंगे। इस दौरान वो हालिया पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए और प्रभावित लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। पार्टी नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के दौरे की जानकारी दी। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पुंछ दौरे पर कहा, अच्छी बात है कि वे आ रहे हैं, वे लोगों से मिलेंगे और हमदर्दी जाहिर करेंगे। असेसमेंट लगभग हो गया है। 2-4 जिलों से अभी, शायद 2 जिलों से अभी आना बाकी है। उसके बाद मरकज की हुकूमत के साथ टेकअप करके एक पैकेज हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। हाँ, उनका पुंछ का दौरा है, अच्छी बात है। आ रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलेंगे, हमदर्दी थोड़ा सा इजहार करेंगे। मैं बिलखसूस तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की। उनके 5 मेंबर आए, बाय रोड गए, पुंछ भी गए, अब रजौरी में हैं, रजौरी से वापस जम्मू जाएंगे। उनका आना और लोगों की बात सुनना ये बड़ी अच्छी बात है और हमें लगता है कि इस मुश्किल दौर में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें 1991 में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए एक समझौते की याद दिलाई, जिसमें किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी को एक दूसरे से शेयर करना जरूरी बताया गया है। वही इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, सबसे पहले तो निशिकांत दुबे बार बार अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।
सर्वप्रथम सबसे पहले तो निशिकांत दुबे अपनी बेवकूफ़ी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है। तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म किया था। पंजाब की भगवत मान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा के खिलाफ कुछ शिकायतें मिली थी जिसमें उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इस आरोपों के बाद अब सरकार ने उनके खिलाफ विजिलेंस ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार के अधिकारी मामले की जांच के लिए सुबह रमन अरोड़ा के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घर की तलाशी ली, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कुछ शिकायतें सरकार तक पहुंची थी जिसमें रमन अरोड़ा पर नगर निगम अधिकारियों से जलंधर के लोगों को झूठे नोटिस भेजने का आरोप लगाया गया था। इन नोटिसों के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। आरोप है कि रमन अरोड़ा लोगों से पैसे लेकर उन नोटिसों को वापस करवाता था। वही कुछ दिन पहले ही पंजाब सरकार ने उनको मिली सुरक्षा वापस ले ली थी। जलंधर के सेंट्रल से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा सिक्योरिटी वापस होने के बाद बिना किसी सुरक्षा घेरे में थे। राज्य सरकार या पुलिस अधिकारियों ने इस कदम के पीछे कोई कारण सार्वजनिक नहीं दिया था। अरोड़ा ने कारण बताने से भी इनकार कर दिया था, जिससे राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर सत्ताधारी पार्टी को किस बात पर गुस्सा आया और विधायकों को उनकी सुरक्षा पूरी तरह वापस लेने के कारण शर्मिंदा होना पड़ा। अरोड़ा के पास विधायकों के साथ तैनात किए जाने वाले गनमैन से 3 गुना ज़्यादा गनमैन थे। हालांकि 13 मई को उनका सुरक्षा कवर वापस लिया गया तो उसके पास एक भी गनमैन नहीं बचा था। उस दिन अरोड़ा ने कहा था कि उन्हें बताया गया कि ऊपर से आदेश है और उन्होंने सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया। जब उनके साथ उनके गनमैन की संख्या और मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा गया तो अरोड़ा ने बताया कि उनके पास 14 गनमैन थे, लेकिन अब कोई नहीं है। दिल्ली सरकार और एमसीडी में सत्ता जाने के बाद आम आदमी पार्टी अब अपने साथ युवाओं और छात्रों को जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है। हाल ही में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छात्र विंग एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स यानी ASAP को लॉन्च किया। ASAP ने ऐलान किया है कि वो इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने वाले छात्र संघ के चुनाव में हिस्सा लेगी। संगठन को बढ़ाने और छात्रों को जोड़ने के लिए आज मेंबरशिप नंबर जारी किया गया है। आने वाले समय में DUSU चुनाव में भी लड़ेंगे। हम मेंबरशिप नंबर लॉन्च कर रहे हैं। देश के करोड़ों छात्रों से अपील है कि वो ASAP से जुड़े। इस मंच पर आज मेरे साथ उपस्थित हैं छात्र विंग के बहुत समय से जुड़े अयान राय जी और कमल तिवारी जी और मैं ईशना गुप्ता। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ दिनों में हमने 2 जरूरी घोषणाएं की हैं। पहली, हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा हमने एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स यानी ASAP, जो ASAP के नाम से भी जाना जाएगा, उसे लॉन्च किया। दूसरी जरूरी घोषणा, हम आने वाले समय में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ेंगे। तो इसी को आगे लेकर चलते हुए आज हम एक मेंबरशिप नंबर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम इस देश के 8 करोड़ छात्रों को अपील करना चाहते हैं कि वे ASAP से जुड़ें। आज के युवाओं के जो तमाम मुद्दे हैं, जो वो काफी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी, सामाजिक दबाव, आर्थिक चिंताएं, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे। लेकिन पिछले 75 सालों में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां और उनके तमाम जो छात्र संघ हैं, उन्होंने जो युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको एड्रेस नहीं किया है। अगर आप देखें,
जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहलाती है, जो हमारे युवाओं के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो उससे बहुत दूर है। तो अगर आप जाति धर्म की राजनीति से उठना चाहते हैं और देश में बदलाव लाने में योगदान देना चाहते हैं, छात्रों के बीच में रहकर, उनके सुख दुख में रहकर उनकी समस्याओं को आगे रखना चाहते हैं, उनके मुद्दे उठाना चाहते हैं, उनकी आवाज बनना चाहते हैं और सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो आइए आज हमारे साथ जुड़िए। एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स या एसएपी आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में एक अहम भूमिका निभाएगा और प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के एक अस्पताल में 14 अप्रैल को लगी आग की जांच करने वाली समिति द्वारा की गई सुरक्षा सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया है। लोकबंधु अस्पताल में लगी भीषण आग से अफरा तफरी मच गई थी और करीब 200 मरीजों को अस्पताल से बाहर निकालना पड़ा। ब्रजेश पाठक ने कहा, लोकबंधु अस्पताल में जो आग लगने की घटना हुई थी, उस पूरे प्रकरण को लेकर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए थे। अस्पताल में जो आग लगी थी, पूरे प्रकरण के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए थे। जांच रिपोर्ट आ गई है। किसी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी उसमें नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी सुरक्षात्मक दृष्टि से कई उसमें सुझाव दिए गए हैं। तो उन सभी दिशा निर्देशों को नीचे तक अनुपालन सभी अस्पतालों में किया जाए, ऐसे निर्देश हमने दिए हैं। और फायर सेफ्टी ऑडिट पुनः कराने के लिए हमने कहा है और जो भी कमियां पाई जाएंगी फायर सेफ्टी ऑडिट में, उन्हें समयबद्ध ढंग से दुरुस्त किया जाए, पूरा किया जाए, ऐसे भी निर्देश हमने कल दिया है। कल औरैया मेडिकल कॉलेज का वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऐसा बयान दिया है जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इमरान मसूद ने कहा कि इस बार यूपी में 80-17 का फार्मूला नहीं चलेगा। अगर पार्टी को खड़ा करना है तो अपने पैरों पर खड़ा करना है। हमें बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम भिखारी नहीं है कि हमें भीख में कुछ चाहिए। देखिए, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हम लोग अपने कार्यक्रम पे लगे हुए हैं। हमारा कार्यक्रम संगठन सर्जन का कार्यक्रम चल रहा है और संगठन सर्जन के कार्यक्रम में हमारी प्रयास है कि हम बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता को मजबूती के साथ खड़ा कर दें और कांग्रेस के उस पुराने स्वरूप को पाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हमारा संगठन खड़ा होगा मजबूती के साथ। तो जो लोगों को ये बहुत गलत फहमी रहती है कि हमारे पास कैंडिडेट्स नहीं है, इस तरह के नैरेटिव बनाया जाता है कि आपके पास कैंडिडेट्स कहाँ हैं, तो हम उनको दिखा देंगे कि अब ये जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, उससे लड़ेंगे मजबूती के साथ और उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा। विधानसभा के चुनाव में आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस कहाँ खड़ी हुई है। नहीं, ये देखिए, ये गलत परसेप्शन बनाने का प्रयास करते हैं, ये गलत बात बोलने का काम करा जाता है। तो हम लोग अपने आप में सक्षम है। कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वोट राहुल गांधी के नाम पर पड़ा है 2024 के अंदर। राहुल गांधी के नाम के ऊपर इमरान मसूद एमपी बना है, किसी और के नाम पर एमपी नहीं बना हूं मैं। लेकिन ये तो विधानसभा का चुनाव और अब कह रहे हैं। अब विधानसभा का चुनाव जब आएगा तो विधानसभा के चुनाव में जिसको अलायंस करना है या नहीं करना है, ये तो पार्टी फैसला करेगी। लेकिन कार्यकर्ताओं की हत्या कर करके राजनीति नहीं हो पाएगी कि उनकी राजनीतिक हत्या की जाएगी। सारे नेताओं को आप खत्म करना चाहते हो कि तो खत्म नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारे लोगों की भी इच्छाएं हैं, हमारे लोगों की भी ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशात को ध्यान में रखा जाएगा। और संगठन जब गठबंधन का फैसला होगा, पार्टी करेगी। हम तो पूरी तैयारी के साथ चुनाव के अंदर जुटे हुए हैं। हमने फोकस किया हुआ है कि हम कम से कम 200 सीट ऐसी पहले फर्स्ट फेज के अंदर टारगेट कर लें जिनके ऊपर हमारा पूरा कार्यक्रम कंप्लीट हो जाए, और हम उसी के ऊपर पूरा फोकस किए हुए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक रीत लाल यादव उनके आइकॉन हैं जो इस समय जेल में बंद हैं। अपराधियों और गुंडों को राजनीतिक टिकट देकर तेजस्वी यादव ने बिहार में लालूवाद की विचारधारा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। माननीय तेजस्वी यादव जी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करते हैं। इनके दल के विधायक शादी विवाह में भी रात में भाग लेते हैं, और रीतलाल यादव इनके जो विधायक हैं वही इनके आइकॉन हैं। मैंने वो तो जेल गए हैं, तो क्या चीज में गए थे? प्रधानमंत्री आवास अति पिछड़ा को दिलाने के लिए, दलित को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए। अरे अपराधी गुंडा लंपट को तो राजनीतिक टिकट दे करके आपने बिहार में लालूवाद की विचारधारा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। कानून का राज हमारा यूएसपी है, रहेगा। जैसे आप हमारे साथ थे तो राजवल्लभ यादव जेल जा रहे थे,
शहाबुद्दीन जेल जा रहे थे तो जयकारा कर रहे थे, आज रीतलाल यादव भी जा रहा है तो जयकारा करिए। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टियों ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसी बीच गुरुवार को आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और एनडीए पर निशाना साधा था। वहीं अब इस पर बीजेपी ने आरजेडी को घेरा। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, यह चिंता की बात है, या जनता को कानून व्यवस्था परेशान कर रही है, यह चिंता की बात है। नेता प्रतिपक्ष के नाते क्या उन्हें सरकार का प्रचार करना चाहिए? नहीं, बिहार वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो असहज कर रहा है, परेशान कर रहा है लोगों को, या लॉ एंड ऑर्डर बुरा है ये परेशान कर रहा है। मतलब नेता प्रतिपक्ष के नाते वो क्या करें? सरकार की डुगडुगी बजाएं, घर में मातम पसरा हो किसी के और जाके कहें बहुत बढ़िया सुशासन की सरकार चल रही है। नेता प्रतिपक्ष का ये काम होता है। जब वो सांत्वना देने जाते हैं सैनिकों के घर पर, शहीद सैनिकों के घरों पर, तो वो क्या कहेंगे ना कि मैं आपके साथ हूं, हम जितनी भी कोशिश होगी हम करेंगे, आपके शहादत को सलाम। लेकिन जब जाते हैं कि इनके यहाँ डकैती में किसी का गला रेत के हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे? फर्क है ना, कहेंगे ना कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही। मुख्यमंत्री जी तक सूचना जाती भी है या नहीं? अगर जाती है तब ये हालत है, चिंता की बात है। अगर नहीं जाती है तो इससे बड़ी चिंता की बात है कि सरकार चला कौन रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय और विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लग गई है। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने यह फैसला लेकर सभी को चौंका दिया है। इस निर्णय के बाद भारत समेत दूसरे देशों के हजारों छात्रों के भविष्य पर संशय बना हुआ है। इसी बीच एक अहम खबर सामने आई है। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों को 72 घंटे का टाइम दिया है। उन्हें इस दौरान 6 शर्तें पूरी करनी होगी। हार्वर्ड में फिलहाल F1 और J1 वीज़ा पर आए विदेशी छात्रों को एडमिशन नहीं मिल सकेगा। यूनिवर्सिटी के करीब 800 भारतीय और 6800 विदेशी छात्रों के भविष्य पर तलवार लटका हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने छात्रों को 72 घंटे का वक्त दिया है। उन्हें इस दौरान कुछ रिकॉर्ड्स सबमिट करने होंगे। छात्रों के लिए 6 शर्तें बताई गई हैं। छात्रों को ये शर्तें पूरी करने के बाद छूट मिल सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अवैध गतिविधि से जुड़े सभी दस्तावेजों को प्रशासन को सौंपना होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स, ऑडियो और वीडियो फुटेज शामिल हैं। छात्रों को पिछले 5 साल के ऐसे वीडियो फुटेज जिसमें हिंसा दिख रही हो, उन्हें भी प्रशासन को सौंपना होगा। ये वीडियो या ऑडियो कैंपस के हैं या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बस प्रशासन को सौंप देना है। छात्रों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड भी सौंपने होंगे जिसमें यूनिवर्सिटी के कर्मियों को धमकी देने से जुड़ी जानकारी हो। पिछले 5 सालों में किसी गैर अप्रवासी छात्र ने किसी सहपाठी या यूनिवर्सिटी के स्टाफ के अधिकारों का हनन किया और इसका कोई वीडियो हो, उससे प्रशासन को सौंपना होगा। यह मामला यूनिवर्सिटी के बाहर का हो तब भी प्रशासन को जानकारी देनी होगी। यूनिवर्सिटी में किसी तरह के विरोध प्रदर्शन से जुड़े दस्तावेज को भी सौंपना होगा। किसी गैर अप्रवासी छात्र के अनुशासनहीनता से जुड़ा दस्तावेज भी सौंपना होगा। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।